हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ एज पर रॉस्को पाउंड। देखो, रॉस्को पाउंड की अगर थियरी आती है एग्जाम में तो आपको सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज करना है वो है सोशल इंजीनियरिंग। मैंने आपको हमेशा से बताया है, सब लोगों ने अपनी थ्योरी का कोई एक मेन वर्ड, मेन कंसेप्ट लेके चले हैं। अगर आप एग्जाम में उसको लिख देते हो तो टीचर समझ लेगा कि आपको पता है, और पता है तो फिर आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट ही माना जाएगा। तो यहां जो थ्योरी है वो है सोशल इंजीनियरिंग। क्या है जी सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है लॉ को इंजीनियरिंग की तरह देखना। मतलब ये है कि जैसे एक इंजीनियर होता है, वो कोई मशीन बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों को बैलेंस करता है। जैसे अगर मशीन बन रही है तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे, लेकिन उसको इस तरह से सेट करता है कि सब मिलके काम करते हैं और रिजल्ट्स बेटर आते हैं। कभी किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा, कभी किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा, किसी का रोल कम, किसी का रोल ज्यादा, लेकिन कोई आपस में झगड़ा नहीं करता, शांति से मिलकर काम करते हैं तो मशीन रिजल्ट देती है। इसी तरह से जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो आपको पता ही है बिल्डिंग में कितना सरिया, सीमेंट, पोजीशनिंग करनी है। इंजीनियरिंग उन सब चीजों को सेट करती है इस तरह से कि बिल्डिंग यूजफुल प्रोडक्ट की तरह से सामने आती है, लोग उसको यूज करते हैं, फायदा होता है। और ये सारा कोऑर्डिनेशन, एक बिल्डिंग जब बनती है तो कौन करता है? इंजीनियर। इसी तरह से जो लॉ मेकर है, यूरिस्ट है, उसकी ये ड्यूटी है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी दुनिया में, उनको वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करे, सेट करे। जैसे एक इंजीनियर करता है मटेरियल प्रोडक्ट्स के साथ और एक मशीन या बिल्डिंग बना देता है, ब्रिज बना देता है, इसी तरह से लॉ मेकर्स को भी जो कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं या कहिए कंपीटिंग इंटरेस्ट है, मतलब अलग अलग वांट्स हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिजायर्स हैं, उनको वो इस तरह से मैनेज करे कि सबकी डिजायर्स जहां तक हो सके पूरी हो और आपस में कोई झगड़ा, कंफ्लिक्ट ना हो। अब इंटरेस्ट भी तीन तरह के उन्होंने डिफाइन किए। ऑब्वियसली इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर आदमी चाहता है राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोग्रेस, राइट टू लिबर्टी एंड ऑल दैट। फिर पब्लिक इंटरेस्ट है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो। फिर सोशल इंटरेस्ट है, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट, इस तरह के अलग अलग चीजें। अब इन सब चीजों को एक लॉ मेकर को क्या चाहिए कि इस तरह से वो समझे कि मेरे लिए ये सोसाइटी एज ए होल है और मुझे इन सब की डिमांड्स को, पब्लिक डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड सोशल डिमांड, या सोशल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इन तीनों की जो डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको मुझे पूरा करना है। इस तरह से करना है कि मिनिमम कंफ्लिक्ट हो, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, और सबसे बड़ी बात, कोई झगड़ा नहीं, कोई कंफ्लिक्ट नहीं, पीस हो और ओवरऑल प्रोग्रेस हो। ये है सोशल इंजीनियरिंग थियरी इन ब्रीफ। अब एक एक वर्ड करके पढ़ते जाते हैं। आई होप यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ब्रीफ में रॉस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी इतनी है। अब ये मत उम्मीद करना टीचर से कि वो आपको ये लिख के देगा कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ एज पर रॉस्को पाउंड सोशल इंजीनियरिंग समझा। हो सकता है वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग लिख के छोड़ दे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोशियोलॉजिकल स्कूल का पार्ट है, रॉस्को पाउंड ने लिखी, तभी आपको भैया मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं रॉस्को पाउंड पे। 1870 1964, ये भी बहुत इन्फ्लुएंशियल ज्यूरिस्ट हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के, और उन्होंने भी एक रिलेशन सेट करने की कोशिश की सोसाइटी एंड सोशल नीड्स के बीच में। उन्होंने कहा अपने को करना क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ। उनके हिसाब से जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ है वो क्या है? टू बैलेंस द कंपीटिंग इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया अलग अलग इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की मैंने बात की, पब्लिक इंटरेस्ट की मैंने बात की, सोशल इंटरेस्ट की मैंने बात की। तो ये जो कंपीटिंग इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करना है। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ, is to balance the competing interest in the society and promote the social welfare। ओवरऑल समाज का फायदा हो, ये तो पूरा सोशियोलॉजिकल स्कूल बोल ही रहा है। और इनकी मेन क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। याद रखना, मैंने पहले भी बोला, अगर आप सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ पे लिख रहे हो, रॉस्को पाउंड लिख रहे हो और आपने सोशल इंजीनियरिंग वर्ड यूज नहीं किया एग्जाम में, तो आपका आंसर इनकरेक्ट या एटलीस्ट इनकम्प्लीट माना जाएगा, पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे। अब हम बात करते हैं रॉस्को पाउंड का क्या है कंसेप्ट ऑफ लॉ। उसने कहा लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल ठीक है, इंस्टीट्यूशन तो सोशल ही है क्योंकि समाज के लोग जुड़े हैं, समाज के लिए ही वो काम कर रहा है। क्या चाहता है? क्रिएटेड टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, सिक्योर सोशल इंटरेस्ट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर।
तीन कन्फ्लिक्ट चीजें हो गई इसमें, तीनों को वो कोशिश कर रहा है एक सोशल इंस्टीट्यूशन कि वो इंडिविजुअल वांट्स को पूरा करे, देन सोशल इंटरेस्ट जितने हैं, और सोशल ऑर्डर पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, सोशल इंटरेस्ट तो सोशल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और ह्यूमन वांट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो तीन तरह के इंटरेस्ट रॉस्को पाउंड ने डिफाइन किए, आगे चल के अभी मिलेंगे आपको क्वेश्चन में भी। उन तीनों को बैलेंस करना लॉ एज ए इंस्टीट्यूशन का काम है। तो इसने कहा लॉ सिर्फ रूल्स एंड कमांड्स नहीं देगा, वो प्रैक्टिकल सोशल पर्पस भी सर्व करेगा। प्रैक्टिकल लाइफ जो है, रियल लाइफ जो है, जैसे एक ने कहा लिविंग लॉ, देखा जाए तो राइट, सोशियोलॉजी जो है वो लिविंग लॉ की थ्योरी जैसा हो गया, बिल्कुल ठीक है, कि किस तरह से लोग जी रहे हैं, लोगों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, वो किस तरह की चीजें चाहते हैं, वही थियोरी घूमकर यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्म में आ रही है कि भाई अलग अलग कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, उनमें बैलेंस मेंटेन करना लॉ एज ए इंस्टीट्यूशन का काम है। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग की, ऑलमोस्ट मैंने पहले ही पढ़ा दी है, फिर से आ रहा है। अब इसमें इन्होंने कहा कि आपको सेटिस्फाई करना है, द टास्क ऑफ लॉ इज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ पीपल, इकोनॉमिक्स जैसी लैंग्वेज लगेगी आपको, विद द मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। लेकिन वहां पर क्या बात होती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, यहाँ वो ये नहीं कह रहा, यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आपको लोगों की इच्छाएं, समाज की इच्छाएं, पब्लिक की इच्छाएं पूरी करनी है। द टास्क ऑफ लॉ इज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ पीपल। लेकिन आपके पास ये भी एक कांस्टेंट है या ये एक टारगेट है कि साथ में मिनिमम वेस्ट, मिनिमम फ्रिक्शन, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ में हमेशा ऑर्डर भी आता है, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि शांति बनी रहे, लोग उस चीज को फॉलो करें और फालतू की केसबाजी, झगड़ेबाजी, है ना, उत्पात ना हो, देयर इज नो वॉर और समथिंग क्लैशेस इन द सोसाइटी। सो आपको मैक्सिमम वांट्स, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की पूरी करनी है, लेकिन मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम वेस्ट। तो यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू बैलेंस द प्रोसेस ऑफ बैलेंस द कंपीटिंग इंटरेस्ट। हर आदमी चाहेगा, अब कोई भी चीज होती है, कोई भी योजना होगी तो हर आदमी चाहेगा ना मेरा उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा हो, लेकिन उसको बैलेंस मेंटेन करना ही तो लॉ या गवर्नमेंट का काम है। सो द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सच ए वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रिसीव द बेनिफिट और मिनिमम कंफ्लिक्ट हो। तो ये एक इंजीनियर जैसा हुआ जो ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट करता है। वहां तो वो ऑर्गेनाइज और रेगुलेट करता है मशीनरी के पार्ट्स को या बिल्डिंग मटेरियल को, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज और रेगुलेट, यहाँ पर आपको करना है सोशल रिलेशंस, ताकि आप अचीव कर सकें हार्मनी एंड सोशल वेलफेयर, बिकॉज यू विश टू अचीव द हार्मनी एंड सोशल वेलफेयर, दैट इज योर टारगेट, यू आर ट्राइंग टू अचीव द हार्मनी एंड सोशल वेलफेयर। हार्मनी होता है जब सब मिलके एक साथ तमीज से काम करते हैं, कोई आपस में पंगेबाजी नहीं करता, दैट्स हार्मनी, एंड सोशल वेलफेयर जिसमें सबका फायदा होता है। सो एनालॉजी वर्ड, यहाँ उपमा, हिंदी में बोलते हैं उपमा, एनालॉजी दी है इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग क्या है, जैसे वो एक बिल्डिंग बनाता है, इसी तरह से आपको भी एक सोशल स्ट्रक्चर बनाना है जो कि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स, क्लेम्स, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन को मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट के साथ सेटिस्फाई करे। एक्चुअली उन्होंने का प्रॉब्लम यही है कि ह्यूमन डिजायर्स जो है वो इनफाइनाइट है, और आपके जो मटीरियल गुड्स हैं या सोसाइटल रिसोर्सेज हैं ये तो फाइनाइट यानी लिमिटेड ही हैं। तो इससे फिर कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है। बट हमारा रोल क्या है ज्यूरिस्ट का, ज्यूरिस्ट का रोल यही है कि एक जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है जो मशीन के पार्ट्स को इस तरह से करता है कि आपस में झगड़ा ना करें, इसी तरह से जो एक जज है, लेजिस्लेटर है या ज्यूरिस्ट है, जो लोग कानून बनाते हैं, वो इस तरह से अप्लाई करे लॉ को कि मिनिमम फ्रैक्शन हो, मिनिमम झगड़ा, मिनिमम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो और ह्यूमन इंटरेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो कोशिश यही करनी है कि सबको सुविधाएं मिल जाए, सबको बेनिफिट्स मिल जाए और आपस में कंफ्लिक्ट मिनिमम हो, दैट इज द इंटेंशन। अब हम इंटरेस्ट की बात करें तो आपको पता ही है कि हमको बैलेंस करना है, बैलेंस यू हैव टू डू द इंटरेस्ट। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। फिर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट क्या हुआ कि समाज को चलाया कैसे जाए, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी, ये हो गए एक तरह से कोर एरियाज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। फिर अब आ गए हम सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट क्या हुआ जी, सोशल इंटरेस्ट के अंदर आ गया आपका
पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट, वेलफेयर, ये जनरल चीजें आ गई आपकी सोशल इंटरेस्ट में। अब हम बात कर चुके हैं हमारा मेन फंडा क्या है, ये लाइन आपको याद रखनी है। दिस इज द मेन फंडा, बैलेंसिंग द कंपीटिंग इंटरेस्ट। ये तीन इंटरेस्ट मैंने अभी भी बताया, दूसरी तीसरी पांचवी बार बता रहा हूँ, याद कर लेना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट है, इनमें आपस में कंपटीशन होगा। सोसाइटी के लिमिटेड रिसोर्सेज हमें मिल जाए नहीं। अब जैसे साल के एंड में बजट आता है, तो अगर बजट बहुत ज्यादा सेफ्टी पर एलोकेट कर दिया जाए तो सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन भाई एजुकेशन भी देखनी है, एनवायरमेंट भी देखना है, नहीं, मेडिकल हेल्थ भी देखनी है। एक ही चीज नहीं है ना सरकार के पास। तो इसी तरह से लॉ मेकिंग मशीनरी, लेजिस्लेटर्स को भी ये देखना है कि लॉ इस तरह से बनाया जाए कि सबको थोड़ा थोड़ा शेयर मिले रिसोर्सेज का। while you have to protect the individual right, you have to promote the social welfare and you have to prevent and resolve the conflict। ये भी एक बात है जो वो लगातार बोल रहे हैं, ये थ्योरी बार बार बोल रही है कि आपको कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, कंफ्लिक्ट प्रिवेंट करना है, सोशल प्रोग्रेस तो खैर आपको अचीव करनी ही है। अगर हम बात करें ड्यूरल पोस्टुलेट्स की कि मेन उसने फंडे क्या दिए, मेन फंडे या कहें अजम्पशंस क्या दी, सर्टेन अजम्पशंस दिए थ्योरी में। उन्होंने कहा पीपल शुड नॉट इंटेंशनली हार्म अदर्स। वैसे बड़ा थ्योरेटिकल है, घर के अंदर भी लोग एक दूसरे को इंटेंशनली हार्म करते हैं। खैर साहब ने थ्योरी लिखी, अजम्पशन ही है, मान लो तो मान लिया कि पीपल शुड नॉट इंटेंशनली हार्म अदर्स, लोग एक दूसरे को परेशान ना करें। इंडिविजुअल एक्ट इन गुड फेथ, चलो मान लो, सारी थ्योरी है ये कि लोग ईमानदारी से गुड फेथ में समाज के भले के लिए काम करें। चलो, प्रॉपर्टी एंड पोजेशन शुड बी रिस्पेक्टेड, एक दूसरे की, अपनी तो हर कोई रिस्पेक्ट करता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी है, दूसरे के पास कुछ है, उसकी रिस्पेक्ट करो। अपने जो भी राइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल वे में एक्सरसाइज करो। कहाँ करते हैं लोग? अब देखो सारी थ्योरी है इनकी, है ना। एंड सोसाइटी शुड प्रोवाइड कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। हर कोई अपना डेवलपमेंट देखता है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट देखता है। प्रॉब्लम ये है कि आप समाज का भला करने जाते हो तो जो सर ने 5 अजम्पशंस लिख दिए, आपको पता है रियल लाइफ में ये 5 अजम्पशन गड़बड़ है। हर कोई तो बहुत सेल्फिश है, अपना ही भला देख रहा है, फिर सोशल इंटरेस्ट, सोशल इंजीनियरिंग होती तो नहीं ना, यही तो पंगा है। एनीवे, मेरिट्स क्या थ्योरी के? कनेक्टेड लॉ विद सोशल जस्टिस, सोशल रियलिटीज, प्रैक्टिकल इसने एक्सप्लेन किया, कंपीटिंग इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया, मॉडर्न वेलफेयर लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस किया, ज्यूरिस्प्रूडेंस को प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बनाया। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ के जाओगे, वहां पे पक्का याद नहीं आने वाले हैं। 2 4 5 अपने हिसाब से जो थ्योरी से आपको समझ में आ रहा है वो आपको उठा के इसके मेरिट्स लिख देने। और जहां तक क्रिटिसिज्म है वो तो आपको पता ही है, यहाँ मैंने नहीं लिख के दिए हैं, लेकिन आपको लिख देने भाई मोरालिटी का क्या होगा, नहीं, और लेजिस्लेटर की बिल का क्या होगा। जो भी हमने थ्योरीज अब तक पढ़ी हैं उनमें जो पॉइंट्स थे वो यहाँ तो कवर्ड है नहीं, यहाँ कवर्ड नहीं है तो फिर वो क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन जाएंगे। है, फिलहाल थ्योरी को भी क्रिटिसाइज कर दो कि इंटरेस्ट आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। इन्होंने अपने हिसाब से 3 बना दिए, बट क्या यही 3 है? और भी तो फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। तो वो इन्होंने इंटरेस्ट की जो क्लासिफिकेशन की वो डिफिकल्ट है। फिर बैलेंसिंग इंटरेस्ट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो, आप कैसा भी बजट निकाल लो, कैसा भी कानून बना लो, 10 लोग उसके खिलाफ नारे लगाने आ जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आज की समाज में है वो ये है कि आपने जो भी किया, अगर उसका कुछ अच्छा किया तो वो तो चुप रहेंगे, वो अपने घर में सोते रहेंगे कि हाँ बढ़िया हो रहा है। लेकिन खराब, जो आपको जिसको भी आपकी चीज खराब लगेगी वो सोशल मीडिया से लेके जंतर मंतर तक खड़े होकर नारेबाजी करना शुरू कर देगा। तो ये ही प्रॉब्लम है कि जिनको कोई चीज आपकी अच्छी लग रही है वो चुप रहते हैं, और जिनको खराब लग रही है वो शोर मचा रहे हैं। अब शोर मचा रहे हैं तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, कंफ्लिक्ट है, वो तो फिर लगेगा ही लगेगा। दैट इज द क्रिटिसिज्म। अब आप सोशल के हिसाब से चलते हो तो ये पिछली जब ओवरऑल क्रिटिसिज्म डिस्कस किया था तब भी बताया था, इसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन का खतरा है कि जजेस को ये लगेगा कि सोसाइटी ये मांग रही है वो मांग रही है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा इंटरप्रिटेशन फिर कर सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ सर्टेनिटी, लॉ अगर लेजिस्लेटर नहीं बना रहा और वो सोसाइटी की डिमांड्स के हिसाब से अगर या सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो रहा है तो फिर उसमें सर्टेनिटी नहीं होगी, टू मच फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, प्रिडिक्टिबिलिटी, सर्टेनिटी चली जाएगी। सर्टेनिटी समझते हो, जैसे कानून है वो डेफिनेट होना चाहिए ना। आज आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, अगर उसका कानून जो है रोज बदल जाए तो आप कैसे चलाओगे? तो कहीं ना कहीं कानून में ना सर्टेनिटी होना भी जरूरी है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती कि रोज चेंज कर दो। फिर उन्होंने कहा सोशल इंजीनियरिंग इज टू मैकेनिकल, क्या पता नहीं क्या सिस्टम बनाया है, ये कोई मशीन थोड़ी है, मशीन को हैंडल कर लोगे, मशीन के जितने पार्ट्स हैं वो चुप रहते हैं। बिल्डिंग बनाने लगोगे तो सरिया ये थोड़ी बोलता मुझे यहाँ लगाओ वहां लगाओ, यहाँ क्यों लगा दिया। बट रियल लाइफ में आप लोगों को सेट करके देखो, सारे चीखने लगते हैं 2 मिनट के अंदर।
तो इतना आसान नहीं है। देन सोशल वेलफेयर पर टू मच एम्फेसिस दे दिया। नेचुरली जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मोरालिटी, लेजिस्लेटर विल, सब चीजें गायब हो गई, सिर्फ सोशल वेलफेयर पर स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो होगा। और क्लियर स्टैंडर्ड्स भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आपने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि किसको प्रायोरिटी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, विच इंटरेस्ट शुड रिसीव प्रायोरिटी। आपने कह दिया ये तीनों कंपीट कर रहे हैं, पर किसको ज्यादा वैल्यू देनी, किसको कम, बदलते वक्त के हिसाब से ये तो बताओ। ये सब चीजें रॉस्को पाउंड की थ्योरी में डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं है। उन्होंने अलग अलग इंटरेस्ट तो बताया, बट किस इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, किसको नहीं, ये सब नहीं बताया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ का ब्रीफ देके फिर रॉस्को पाउंड की थ्योरी सोशल इंजीनियरिंग की लिखनी है। उसके अंदर मेन फंडा आपको जो है तीनों इंटरेस्ट, उनका कंफ्लिक्ट, उनकी बैलेंसिंग, इसी के बारे में लिखना है। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। फिर भी मैंने आपको नंबर्स दे दिए, कोई डाउट हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कनेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।